चैप्टर 53। वन्या का सोनी को सल्यूशन देना। लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। सोनी बड़ी मेहनत करके हॉस्पिटल तक पहुंची थी, क्योंकि रास्ते में पहला उसे कोई व्हीकल नहीं मिला, दूसरा उसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था। उसे सुबह होने से पहले किसी भी हाल में घर जाना था। अगर वो सुबह घर ना मिली तो पता नहीं उसके घर वाले कौन सा नया बहाना ढूंढकर सुनीता जी को ताने मारेंगे, उस पर कहीं सवाल उठाएंगे। सोनी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर अपने हाथ जोड़कर कहती है, भगवान जी प्लीज़ थोड़ा साथ देना। वो क्या है ना, मैं उस इंसान से मदद मांगने आई हूँ जो मुझे अपना मानकर भी अपनाता नहीं है। प्लीज़ भगवान जी आज कोई गड़बड़ न हो मुझसे। सोनी हॉस्पिटल के अंदर जाकर तापस का रूम नंबर पूछती है रिसेप्शन से। रिसेप्शनिस्ट आप कौन लगती है उनकी? सोनी का चेहरा हाल की उसे नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने शक्की निगाहों से सोनी से ये सवाल पूछा। सोनी हिचकिचाते हुए, मैं उनकी बहन हूँ। रिसेप्शनिस्ट एक रजिस्टर आगे करते हुए, आप यहाँ साइन कर दे, फिर मैं आपको रूम नंबर बताऊंगी। सोनी क्या ये जरूरी है? मतलब पेशेंट से मिलने सभी आते हैं, क्या सभी से साइन करवाती है आप? रिसेप्शनिस्ट इरिटेट होकर, जी नहीं, लेकिन आप जिनसे मिलना चाहती है वो एक जानी मानी हस्ती है और उनको सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। आप साइन करें वरना जाए यहाँ से। सोनी ने ये सुनते ही झट से साइन कर दिए। वो यहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी किसी भी हाल में। वही सताक्षी के जाने के बाद समक्ष वन्या को कुछ कहने ही वाला था कि समक्ष का फोन बजने लगा। समक्ष ने फोन उठाया कि सामने वाले ने कुछ कहा, जिसे सुन समक्ष के तत्काल फोन काटकर वन्या को देखा, जो काफी टाइम से समक्ष को ही नोटिस कर रही थी। समक्ष बाहर जाते हुए, जल्दी हॉस्पिटल चलो, कृति की हालत और खराब हो रही है, अब उसे तुम ही हैंडल कर सकती हो। ये सुन वन्या तुरंत अपना दुपट्टा लेकर बाहर की तरफ भागी। कृति का हाल सुन उससे 1 मिनट का भी सब्र नहीं हो रहा था। समक्ष और वन्या आधी रात को हॉस्पिटल पहुंचे। वन्या भागकर कृति के कमरे की तरफ जाने लगी कि रास्ते में सोनी से टकरा गई। तभी सोनी की हुड्डी उसके चेहरे से उठ गई और किसी ने उसकी उसी टाइम फोटो खींचकर किसी को भेज दी। सोनी ने उसी वक्त अपना चेहरा फिर से कवर कर लिया, लेकिन जो होना था वो हो गया था। वन्या ने भागते हुए ही सोनी से माफ़ी मांगी, उसके लिए अभी सबसे जरूरी कृति थी। वन्या जब कृति के कमरे में गई तो कृति एक कोने में बैठ सुबक रही थी। उसने अपने हाथ में कैंची पकड़ी हुई थी और 2 नज़ उसके पास जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कृति कैंची दिखाकर उन्हें अपने करीब नहीं आने दे रही थी। वो रोते हुए बस यही बोल रही थी, मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आना, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कृति एक पागल लग रही थी इस वक्त। उसने अपने कमरे का भी सारा सामान बिखेर दिया था। वन्या को कृति को इस हाल में देख बहुत दर्द हुआ। उसकी हंसती खेलती दोस्त आज इस दौर से गुजर रही थी। ना जाने उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने एक हंसती खेल लड़की की जिंदगी दर्द और दुखों से भर दी थी। वन्या ने देने नस को जाने को कहा और खुद धीरे धीरे कृति की तरफ बढ़ने लगी। वन्या ने कदम बढ़ाते हुए कहा, कृति कृति देखो मैं आई हूँ, वन्या तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी तरफ देखो। कृति डरते हुए, नहीं कोई मेरे पास नहीं आएगा, नहीं कोई नहीं आएगा मेरे पास। वन्या कृति का हाथ पकड़कर उसका चेहरा उठाकर कहती है, देखो तुम्हारी वन्या आई है, क्या मैं भी नहीं आ सकती तुम्हारे पास? कृति ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, वन्या 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 कहाँ थी तू? ये कहकर कृति वन्या के गले लग फूट फूट कर रोने लगती है। वन्या उसे अपने आंचल में समेट उसे चुप करवाने लगती है। तभी समक्ष एक डॉक्टर को लेकर आता है। वही तापस अपने कमरे में बैठा किसी की यादों में खोया होता है। वो कमरे में अकेला था क्योंकि आज अर्पित रुका था तापस के पास जो कॉफ़ी लेने गया था। तभी तापस को बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। उसे ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि कोई उससे मिलने के लिए बॉडीगार्ड्स से बहस कर रहा है। तापस ने फिर इग्नोर किया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो अभी किसी ने नहीं मिलना चाहता था। तापस के आंखें बंद करते ही उसके सामने एक खूबसूरत लड़की का चेहरा आया जो उसकी गोद पर बैठी थी। उसने अपने हाथों से तापस की गर्दन को पकड़ा हुआ था। वो तापस की आंखों में देखते हुए उससे बातें कर रही थी। फ्लैशबैक, एक बगीचे में वो लड़की और तापस बैठे हुए थे। तापस ने उस लड़की को अपनी गोद में बैठाकर उसके पैर अपने कमर पर लपेट कर रखे थे।
वो लड़की कभी तापस की आंखों में देखती तो कभी उसके माथे को चूमती। वही तापस का चेहरा भी सुकून से भरा हुआ था। वो चुपचाप बैठे बस उस पल को एंजॉय कर रहा था। वो लड़की तापस के गले में अपना छुपाकर उसकी गर्दन को चूमने लगी। तापस की आंखें बंद हो गई इस एहसास से। उसी तरह उसी लड़की की कमर को होल्ड करते हुए कहा, अपनी हरकतें बंद करो बेबी वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। वो लड़की तापस को बाइट करके कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ, तुम अपना कंट्रोल खो दो। तापस को बस यही सुना था कि उसने कस के उस लड़की की कमर को पकड़ा और उसके कंधे को चूमने लगा। तापस वक्त के साथ आक्रामक होता गया और अब वो उस लड़की के होठों तक पहुंच गया था। तापस उसके होठों को चूमने ही वाला था कि वो लड़की अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, नो बेबी, शादी से पहले कुछ नहीं। तापस उसकी बात सुन हंसने लग जाता है, मुझे भी पता है बेबी, शादी से पहले कुछ नहीं, लेकिन किस करने का लाइसेंस है मेरे पास। ये कहते ही तापस उस लड़की के होठों पर होंठ लगा रख देता है। तापस बड़ी शिद्दत से उस लड़की के होठों का रस पी रहा था। वह लड़की भी सब भूल बस उसका साथ दे रही थी। फ्लैशबैक खत्म। तभी तापस की आंखें खुल गई। उसके कमरे में अर्पित आया था। तापस ने झट अपनी आंखों का पानी साफ किया और अपने मन में कहा, कहाँ चली गई हो तुम बेबी? मैं बस यही कहूँगा, तुम जहाँ रहो कभी खुश न रहो। ये सच है, मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन जितना तुमने मुझे चोट पहुँचाई है उतना किसी ने नहीं। वही कृति के कमरे में समक्ष ने डॉक्टर को इशारा किया। वन्या ने पीछे पलटकर देखा और उसकी बाजू अपने हाथ में ले मार उसका सर अपने गले से लगा लिया। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया। थोड़ी देर बाद ही कृति नींद में चली गई सुबकते हुए ही। वन्या ने उसे बिस्तर पर लेटाया और कृति का सर सहलाकर कहा, फिक्र मत करो कृति, जिसने तुम्हारा ये हाल किया है मैं उन सबको ऐसी सजा दूंगी कि वो डरने लगेंगे तुम्हारे करीब आने से भी। ये कहते हुए वन्या की आंखों में गुस्सा था। समक्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम यही रुको, मैं तापस को देख कर आया। वन्या ने सर हिला दिया और समक्ष जाने लगा। वन्या ने फिर समक्ष का हाथ पकड़कर कहा, समक्ष मेरा फोन। समक्ष, वन्या वो तापस के कमरे में चार्जिंग पर लगा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। वन्या कृति के कमरे के बाहर एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपना सर पीछे की ओर टिका दिया दीवार से और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में आज की हुई सारी घटनाएं घूम रही थी। तभी उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने आंखें खोल अपना सर घुमाकर देखा तो एक 20-21 साल की लड़की उसके बगल में बैठी और बार बार अपने फोन को देख रही थी। वन्या को वो कुछ परेशान दिखी, लेकिन उसने कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। तभी उसे उस लड़की की रोने की आवाज़ वन्या के कानों में पड़ी। वन्या ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलकर देखा उस लड़की को। वन्या ने आखिर पूछ ही लिया, कोई दिक्कत है क्या? सोनी अपने चेहरे को कवर करते हुए, नहीं मैं ठीक हूँ। वन्या सोनी का हाथ पकड़कर, देखो ना तुम मुझे जाती हो ना मैं तुम्हें, एक अजनबी होने के नाते ही प्रॉब्लम शेयर कर लो, यू फील गुड। सोनी ने वन्या के चेहरे को देखा, फिर कहा, मैं घरवालों से छुपकर यहाँ किसी से मिलने आई, कुछ बताने आई थी उन्हें, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पा रही हूँ। अगर मैं उनसे नहीं मिली तो एक माँ अपने बेटे के प्यार के लिए तरसते हुए ही जिंदगी गुजार देंगी। वन्या, देखो मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन फिलहाल तुम अभी कृपया घर जाओ, इतनी रात को घर से बाहर रहना सुरक्षित नहीं। सोनी उठकर जाने लगी कि वन्या ने कहा, अगर हमें प्रॉब्लम समझ आ जाए तो उसका सॉल्यूशन उसी में ही हमें मिल जाता है। अगर बात सिर्फ एक माँ और बेटे को मिलाने की है तो उस शख्स को ढूंढो जो दोनों को जानता हो और उसके पास जाओ। ये सुनने ही सोनी को सबसे पहले समक्ष सचदेवा की याद आई और उसे तुरंत वन्या को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच दी। आपको नहीं पता आपकी बातों ने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। धन्यवाद। वन्या उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहती हैं, अब घर जाओ, संभल कर जाना। सोनी, ओके दी बाय। ये कहकर सोनी चली गई। वही वन्या का फोन बार बार बज रहा था, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। एक लड़की देव की फोटो देखते हुए, मैंने तुमसे कहा था ना, सही समय रहते हमें वन्या को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे ढूंढूं तुम्हें? वो लड़की फिर अपना फोन देखते हुए, वन्या मुझ तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन मैं तो पहुँच सकती हूँ ना उस तक।
ये कहकर उसने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर चली गई। वही समक्ष तापस के कमरे में प्रवेश करते ही तापस को देखकर कहता है, सच अब तुम खुद बताओगे या मैं बताऊं? आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ। प्लीज शो योर लव एंड सपोर्ट। चैप्टर 54। सोनी पकड़ी गई। लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। सोनी सुबह 4 बजे के करीब घर पहुंची। वो वापस से बालकनी से जाना चाहती थी लेकिन रस्सी बाल काटने में फंस नहीं रही थी। ऊपर से उसका टाइम जा रहा था। अगर उसके पापा पंकज खन्ना ने देखा लिया तो उसकी जान को अलग सियापा पड़ना था। जब सोनी को कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने एक मेड को कॉल करा, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा था खन्ना फैमिली में। सोनी सुनीता जी को कॉल करके नहीं बुला सकती थी अपनी मदद के लिए, क्योंकि उसकी मॉम अगर आती उसकी मदद करने तो उसके पापा किसी भी तरह सारे मामले का पता लगा लेते। मेड ने आकर पीछे का गेट खोला। सोनी ने अंदर आते हुए धीमी आवाज में कहा, किसी को बताना मत कि मैं इस वक्त घर आई हूँ। उस मेड ने डर के भाव लेकर नामे सर तो हिला दिया, लेकिन उसे अपनी नौकरी जाने का भी डर लग रहा था। सोनी ये बात समझ गई। उसने कहा, चिंता मत करो, सुबह मैं सब संभाल लूंगी। ये कहते ही सोनी अपने कमरे की तरफ चली गई दबे पाँव। तभी एक औरत ने अपनी खिड़की से सोनी को देखते हुए कहा, उड़ लो सोनी बच्चे, जितना उड़ना है वो क्या है ना, जितना तुम उड़ोगी उतना ही मजा आएगा तुम्हारे पंख काटने में। ये बोल वो औरत मुस्कुरा कर चली गई। सोनी अपने कमरे में पहुंचकर कपड़े बदल ही रही थी कि किसी ने उसके दरवाजे पर नोक किया। ये देख सोनी के होश उड़ गए। उसे तो यही लगने लगा था किसी ने उसे देख लिया है। इस वक्त घर आते आए अब तो वो गई। वही समक्ष तापस के कमरे में प्रवेश करता है और उसे देखकर कहता है, अब सच तुम मुझे बताओगे या मैं बताऊं? तापस, कोई सच नहीं है। सच सिर्फ ये है कि बचपन से जिस प्यार जिस सुकून के लिए तरसा हूँ, वो प्यार और सुकून जब किसी में मिला तो ऊपर वाले से ये भी देखा नहीं गया और उसने उसे भी मेरी जिंदगी से छीन लिया। इसलिए बस फिर अपनी जिंदगी भी उसी ऊपर वाले के हवाले करने चला था। जब इतना कुछ उसने छीन ही लिया है तो मेरी सांसें भी छीन ले। लेकिन ये भी मुमकिन नहीं हो पाया। समक्ष और अर्पित चुपचाप तापस की बातें सुन रहे थे, क्योंकि जब से वो हॉस्पिटल आया था उससे किसी से कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज समक्ष के पूछने पर उसने अपने मन की भड़ास बातें निकल ही दी। अर्पित कुछ कहता कि समक्ष ने कहा, और उस लड़की का क्या, उसका प्यार और सुकून भी उससे छीन गया है। उसने तो अपनी जान लेने की नहीं सोची। तापस कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहता है, उसका क्या गया है यार, बर्बाद तो उसने मुझे कर दिया है। पहले जिंदगी में आई और फिर अपनी आदत लगवाकर चली गई। आदत लगाने वाला का कुछ नहीं जाता, जिससे आदत लगती है उसका सब कुछ चल जाता है। वही वन्या तापस के कमरे में आई अपना फोन लेने, लेकिन तीनों के चेहरों देख उसने कहा, मैं बाद में आती हूँ। क्योंकि वन्या को उनके चेहरे देखकर ही पता चल रहा था कि वो कुछ महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता थी, उन्हें प्राइवेसी देना उसने ठीक समझा। समक्ष, नहीं वन्या तुम आ सकती हो, हम कुछ सीक्रेट डिस्कशन नहीं कर रहे हैं और सीक्रेट्स भी तुम्हें जाने का हक है, तो तुम आ सकती हो। वन्या समक्ष की बात सुन अंदर आई और अपना फोन चार्जिंग से उतारने लगी कि अर्पित ने तापस को देखा कर कहा, मतलब तुझे भी प्यार हो गया है, अब हम बस 3 बचे हैं जो कुंवारे हैं। लो भाई, अर्पित को इस बात की टेंशन है, वो कुंवारा रह गया है, लेकिन इस बात की फिक्र नहीं कि उसके दोस्तों की लव स्टोरी अधूरी रह गई है और फीमेल। वही सोनी ने अपना सर झटका अपने डर को कंट्रोल करा और जल्दी से कपड़े बदल अपने चेहरे पर नींद से जागने के एक्सप्रेशन ले आई। फिर उसने गेट खोलकर उबासी ली, जैसे वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। सामने देखा तो सुनीता जी खड़ी थी। उसने सोनी को ऐसे देखकर कहा, क्या कर रही थी इतनी देर से अंदर लाइट जगाकर? सोनी अभी सुनीता जी को सच नहीं बता सकती थी। उसने अपनी उंगलियों क्रॉस करके कहा, माँ वो पढ़ रही थी, आज का इंटरव्यू है ना मेरा। सुनीता जी, इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू, और आज तू इतनी बदली क्यों लग रही है, कुछ गड़बड़ करके आई है ना? सोनी, ओहो माँ, क्या आप भी जासूस बन गए हो सुबह सुबह? फिलहाल आप नाश्ता तैयार करो, मैं शावर लेकर आती हूँ। और मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है पक्का? सुनीता जी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और चली गई।
सोनी सुनीता जी जाने के बाद अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है, आज तो बच गई। फिर सोनी दरवाजा बंद करते हुए, चल सोनी बेटा भाग ले यहाँ से, इससे पहले घरवालों को शक हो। वही करनाल में सुमित्रा जी परेशानी में बैठी देव की फोटो को देख रही थी। नरेंद्र जी उनके पास बैठे देव को फोन पर फोन कर रहे थे, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुमित्रा जी लगभग रोते हुए नरेंद्र जी कहती हैं, मैंने आपसे कहा था ना, हमें वन्या से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। देखिए अब हमारी देरी का नतीजा कि आज हम अपने ही बेटे को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र जी शांत रहो सुमित्रा, तुम जानती हो वन्या किस दौर से गुजरी है, हम उसे और टेंशन नहीं दे सकते। अब जाकर हमारी बच्ची सुकून में है, उसे हम कभी कुछ नहीं बताएंगे। सुमित्रा जी हाथ जोड़ते हुई कहती है, माता रानी ये कैसा दर्द आप मुझे दे रही है, जहाँ एक बेटा मेरे पास नहीं है और मैं इतनी बेबस हूँ कि कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ, और दूसरा बेटा मुझसे पहले ही छीन लिया। अभी सुमित्रा जी आगे कुछ कहती कि नरेंद्र जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, ये क्या बोले रही हो सुमित्रा, तुम भूलो मत, दीवारों के भी कान होते हैं, और वैसे भी अब उन पुरानी बातों को याद करने का अब कोई मतलब नहीं है। अब सच्चाई यही है कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, इसके अलावा कुछ नहीं जानते हम। ये कहकर नरेंद्र जी चले गए। वही सुमित्रा जी अपने आंसू रोकते हुए कहती हैं, आप भूल सकते हैं सब, लेकिन मैं नहीं, मुझे मेरे बेटे से मिलना, और उसके लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगी। वही हॉस्पिटल में वन्या का फोन बजा, उसने देखा फोन मानव का है। वो अर्पित की बात सुनकर कुछ कहने ही वाली थी कि मानव का कॉल उठाना उसने जरूरी समझा। वो एक्सक्यूज मी बोलकर बाहर कॉरिडोर में चली गई। वन्या फोन उठाकर कुछ कहती कि मानव ने कहा, हेलो हाय बाद में कहियो। वन्या पहले वो सुन जो सबसे जरूरी है। वन्या, हाँ मैं सुन रही हूँ, बोल। मानव, तेरे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद कृति भी कुछ टाइम के लिए अपने गांव चली गई थी, लेकिन जब 1 महीने बाद वापस आई तो बिल्कुल बदल गई थी। मेरा मतलब है जैसा उसका नॉर्मल बिहेवियर था उसमें बदलाव आया था, वो गुमसुम हो गई थी। फिर वो चंडीगढ़ रहकर ही एक होटल रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगी। वही उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो शायद उसी होटल का मालिक था, और दोनों में शायद कोई रिश्ता भी था। कृति ने जो अपना फ्लैट लिया था खुद कमाकर, उसे वहां से भी निकाल दिया गया था। उसके बाद कृति कहीं चली गई, वो चंडीगढ़ छोड़ चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जानकारी हासिल करने पर पता चलता है कृति जिसके साथ रिलेशनशिप में थी वो उसी के फार्म हाउस पर रहने लगती हैं। लेकिन फिर कृति को एक कॉल आया और वो 2 दिन के लिए अपने घर गई, और वहां पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसने आकर उस होटल के मालिक से सारे रिश्ते तोड़ दिए और वापस अपने घर जाने लगी। उसके बाद वो दिल्ली कैसे पहुंची ये अभी भी एक सवाल बनकर रह गया है। इतना सब सुनने के बाद वन्या ने कहा, इसका मतलब जो भी हुआ कृति के साथ या तो वो उसके घर वाले जानते हैं या वो जिसके साथ कृति रह रही थी। मानव ने भी वन्या की इस बात पर सहमति जताई कि फिर उसे एक और बात याद आती है। फिर मानव कहता है, और हाँ वन्या एक बात और, कृति के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की है एक बार, और जिसके साथ वो रिलेशनशिप में उस लड़के का नाम तापस है। वन्या शौक होकर कहती है, क्या? हश्ड फेस। वही सोनी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आती है जहां सब पहले से बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी सोनी की चाची वीना खन्ना कहती है, क्या बात है सोनी, तू आज बड़ी जल्दी उठ गई, क्या रात भर सोई नहीं? सोनी मन में, लो जी हो गया इनका ड्रामा शुरू। फिर सोनी फेक स्माइल करते हुए जवाब देती है, जी चाची रात को बड़ी अच्छी नींद आई, लेकिन वो क्या है ना, आज मेरा इंटरव्यू है तो बस जल्दी उठकर खुद को तैयार कर रही थी। मिस्टर खन्ना जिनके चेहरे पर पैसे का रोब साफ दिख रहा था, उन्होंने ये बात सुनकर कहा, अपनी कंपनी में इंटरव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कभी भी ज्वाइन कर सकती हो, और मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोच रही हो। सोनी, नहीं डैड, मैं एसएस एंटरप्राइजेज में इंटरव्यू देने जाना चाहती हूँ और बाहर की कंपनी में रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तभी उसके बड़े भाई नितिन ने कहा, क्या डैड की कंपनी तुम्हें कुछ नहीं सिखाएगी? कोई ज़रूरत नहीं कहीं बाहर जाने की, कंपनी आ जाना। बाकी घरवालों ने भी इस बात में अपनी सहमति जताई। सोनी गुस्से में कहती है, आखिर आप सबकी समस्या क्या है? क्या मैं अपने मन की एक भी नहीं कर सकती क्यों? मिस्टर खन्ना गुस्से में, सोनी बदतमीजी मत करो, जो कह रहे हैं वही करोगी तुम?
अपनी मन मर्जी करने वालों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ये बात उन्होंने सुनीता जी को देखकर कही थी। सुनीता जी ने अपनी गर्दन झुका ली। इस बात पर वही वीना ये देखकर बहुत खुश हुई। उसने मन में कहा, चलो एक और बम भी फोड़ ही देती हूँ। उसने अपने फ़ोन में सोनी की हॉस्पिटल वाली फ़ोटो देखी और जानबूझकर उस फ़ोटो को सोनी और बाकी घरवालों को दिखाते हुए कहा, सोनी बेटा, क्या तुम्हें चोट लगी है क्या? तुम कल रात हॉस्पिटल में क्यों गई थी किसी को भी बिना बताए? वो फ़ोटो देख सोनी के चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। वही वन्या गुस्से में तापस के कमरे में एंटर करते हुए कहती है, ये आपने सही नहीं किया तापस, आपकी वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। आगे जाने के लिए बने रहें मेरे साथ सिर्फ। प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल रिव्यूज़।